सीईटी ग्रुप डी शिफ्ट फर्स्ट 22 अक्टूबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को मैं सोल्व करवा रहा हूँ। रीजनिंग और मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इस वीडियो में आपके सामने सोल्व करूँगा। अगर आपने इस शिफ्ट का पेपर दिया था तो अपनी आंसर की को मिलाकर देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, 20% और 10% दो क्रमिक बट्टों के तुल्य एकल बट्टा है। मतलब ये कह रहा है कि दो डिस्काउंट दिए गए एक के बाद एक 20% दिया गया और एक 10% दिया गया। तो बताओ टोटल उसे डिस्काउंट मिला कितना, सिंगल डिस्काउंट में बताना है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी गई तो 20% डिस्काउंट के बाद उसे 80 रुपये की पड़ी। उस 80 रुपये पे भी 10% डिस्काउंट और मिला उसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे 8 रुपये और कम देने पड़े। तो इसका मतलब वो जो वस्तु थी वो 72 रुपये की रह गई। तो इसका मतलब जो 100 में से 72 को घटाएं तो 28% का उसको डिस्काउंट इसमें मिला है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 एवरेज का क्वेश्चन है। ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इसका टिपिकल है लेकिन सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या है, 4 क्रमागत संख्याएं हैं ए बी सी और डी, उनका औसत 49.4 है। क्रमागत है, लगातार है, इसका मतलब अगर एक x है तो दूसरी x+1 है, ऑब्वियस सी बात है, तीसरी x+2 होगी और चौथी जो है x+3 होगी। ठीक है, उन सभी का औसत का मतलब उस सभी को जोड़ने के बाद बटे में 4 किया जाए तो उससे 49.5 आ रहा है। ठीक है, 4 को मैं उधर ले जाऊं तो उधर जाके ये 4 से गुना हो जाएगा। तो मतलब अगर सोल्व किया जाए तो ये कितना हो गया, 4x प्लस में 6 किसके बराबर हो गया, 196 की। तो 4x का मान क्या आ गया, 190, और x का मान हमारे पास 190 बटे में 4। ठीक है जी, सोल्व किया जाए तो ये लगभग बनेगा 4 चौके 16, तो ये बनेगा 48.5 के बराबर, सॉरी 47.5 के लगभग बनेगा ये। ठीक है जी, अब इसने कहा है b और d का गुणनफल क्या होगा। b का मतलब क्या होगा, x+1, इसका मतलब वो हो जाएगा 48.5, और d का मतलब क्या है, x+3, तो ये हो गया इससे प्लस करके 50.5। दोनों को गुना किया जाए तो एक अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है 2449.25। मतलब देखा जाए लगभग अंदाजे से 2450 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है ये सेकंड शिफ्ट 21 अक्टूबर वाले में यही क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा चेंज था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लगभग यही थी, 8000 वही राशि दी गई थी। ठीक है, 9261 जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्षों में होगा, यही सारी बातें पूछी गई थी। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम फार्मूला अगर लगाएं तो चक्रवृद्धि ब्याज ये कह रहे हैं 9261 है, जहाँ पे जो प्रिंसिपल है मतलब जो मूल है हमारे पास, मूल नहीं मतलब जो राशि है हमारे पास वही होगी, और 5% पावर टी, मतलब हमें समय निकालना है। तो 9261 बटे 8000 इसके बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने पे, 20 पे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 21 बटे 20 उसकी पावर टी। ये मैंने बताया था जी, 1961 बटे 8000 क्या हो जाएगा, 21 बटे 20 पूरे की पावर 3। मतलब 21 का क्यूब करें तो 9261 आता है, और 20 का क्यूब करें तो 8000 आता है। देखो बेस अगर सेम हो तो पावर भी सेम हो जाएंगी, तो टी का मान जो है 3 आ जाएगा। तो 3 वर्षों में इतना ब्याज होगा, तो 3 जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है। 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें से जो 12, 15 और 18 तीनों से डिवाइड हो रही है, भाग हो रही है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है। ठीक है जी। देखो इसके लिए अगर हम थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, 12 के पहाड़े में या 18 के पहाड़े में कभी भी लास्ट में 5 तो नहीं आता। इसका मतलब जो ऑप्शन 1 है हमारा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हम देखेंगे ही नहीं, डिवाइड करके ही नहीं देखेंगे। उसके बाद देखो 12 के अगर फैक्टर किए जाएं तो 12 के फैक्टर में क्या क्या शामिल है, 2 गुना 2 गुना 3 शामिल है। और 15 के फैक्टर में देखा जाए तो 3 गुना 5 है। 18 के फैक्टर में देखा जाए तो 2 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 तो जरूर आ रहा है। तो जो भी नंबर होगा इनमें से 3 से तो भाग होता होगा। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट का अगर जोड़ करें तो ये 3 से भाग नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन या तो सेकंड करेक्ट होगा या फिर थर्ड करेक्ट होगा। इसमें देख लेते हैं। भाग अगर ना कर पाओ तो बेटर ऑप्शन एक और भी होता है। जैसे मान लो अगर आप इनके गुणनखंड करते हो, इनके गुणनखंड क्या होंगे, थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। गुणनखंड वो बनने चाहिए जो नंबर इसको भाग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर के गुणनखंड जो है अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नंबर जो है 10,000 भी इसको भी भाग करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2505। ठीक है जी, फिर 5 पे अगर करें तो ये हो गया जी 501। फिर 3 पे करें तो ये क्या वैल्यू बनी हमारे पास, कितनी बनी, यहाँ हो जाएगा 16 या 48 और 2 1 3 7 21। ठीक है जी, तो देखा जाए तो गुणनखंड जो है पूरे ही नहीं बन रहे, मतलब 18 के गुणनखंड तो पूरे बने ही नहीं। क्योंकि 3 जो है हमें 2 बार चाहिए, यहाँ तो एक बार ही हुआ और आगे 3 से ये भाग हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 18 से तो भाग नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप थर्ड ऑप्शन के गुणनखंड बना के देखना, ये सारे के सारे गुणनखंड उसके अंदर शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट एचसीएफ का क्वेश्चन है ये। एचसीएफ के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 3 संख्याएं दी गई हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, एक ये दी गई है और एक ये संख्या दी गई है। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ वैसे तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर की फॉर्म में जब भी आए तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी पावर है एचसीएफ में उसको लेकर चलेंगे। ठीक है जी, तो 2 की पावर में 3 संख्याएं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 2। ठीक है, ऐसे 3 की पावर देखे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, तो सबसे छोटी क्या है, 3 की पावर 2। क्यों? क्योंकि हमने जो है कॉमन निकालना होता है, तो 3 की पावर 2 तीनों में से कॉमन आ रहा है, ऐसी 2 की पावर 2 तीनों में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, ऐसी 5 में अगर देखो तो 5 की पावर 1 कॉमन आ रहा है। 7 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों में है, इसमें तो नहीं है। ऐसे ही 11 जो है सिर्फ एक ही में ही है, बाकी दो में नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन फोर्थ जो है हमारा करेक्ट आंसर इसका बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किसी अन्य गेहूं में 8:7 के रूप में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के गेहूं के मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। देखिए अगर मैं आपको एक बात बताऊं 8:7 के लिए, कि अगर मैं x मान लेता हूं कि एक अनुपात के हिसाब से, कि जिस अनुपात में वो मिलाए गए हैं, तो 8x जो है वो पहले प्रकार का गेहूं है और 7x जो है वो दूसरे प्रकार का गेहूं है। ठीक है, तो टोटल जो है 15x गेहूं बना। ठीक है, पहले प्रकार का जितना गेहूं बनाया गया उसका मूल्य 9.30 है। ठीक है जी, दूसरे प्रकार का गेहूं जितना बना उसका रेट हमें नहीं पता, उसको मैंने y मान लिया। जो उसके मिश्रण से गेहूं बना उसका रेट जो है 10 रुपये था। ठीक है जी, तो इसको अगर हल करें, देखिए x यहाँ से कॉमन आके इधर तो कट जाएगा,
8 से इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा 0, 8 तिया 24, 8 निमे 72 और 2 74। ठीक है, x कट चुका है, प्लस में 7y बराबर 150। ठीक है जी, तो 7y आ गया किसके बराबर 150 माइनस 74.40। ठीक है जी, तो 7y की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आ जाएगी माइनस करके 75.60। तो y जो है हमारे पास कितना आ गया 75.60 बटे में 7। 7 से भाग करें तो ये क्या आया 7 एकम 7, 0, 7 आठे 56। ठीक है जी, तो 10.80 ऑप्शन नंबर सेकंड है जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है अनुपात का। ये कह रहा है कि a अनुपात b के पद में प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिससे c अनुपात d मिल जाए। देखो हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, उस संख्या को मैं x से डिनोट अगर करूं तो ये कह रहा है हर एक पद में जोड़ो, उससे मिलने वाला आंसर जो है c अनुपात d है। तो उस x को हम निकाल लेते हैं, हमें पता लग जाएगा। आर पार गुना करें तो क्या आ जाएगा ad प्लस में dx बराबर bc प्लस में cx। ठीक है जी, ad bc इधर आ जाएगा, ad माइनस bc, और इसी तरीके से dx जो है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ad माइनस बी सी, सी माइनस डी, मतलब x कॉमन आ गया ना, तो x का जो मान आया c माइनस डी उसके बटे में हो जाएगा ad माइनस बी सी बटे में c माइनस डी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसके अंदर मिल रहा है ad माइनस बी सी, ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा इससे मैच हो रहा है, तो वो ही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात का ही एक क्वेश्चन और है। कह रहे किसी राशि को 3:5 में विभाजित किया गया, सबसे बड़ा भाग 75 है। देखिए सबसे बड़ा भाग जो है 5, 3 और 5 में 5 है, बटे में टोटल हमें राशि का नहीं पता, लेकिन उसके ये पता है कि उससे सबसे बड़ा हिस्सा उसे 75 पे मिला। उसी राशि को हमें निकालने के लिए x माना, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए सिंपल सी कैलकुलेशन से। ठीक है जी, तो x का मान 15 8 120, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। देखिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे देखने में, क्योंकि ग्रुप डी के लेवल का नहीं है ये। ठीक है जी, ये जो लेवल है थोड़ा सा उससे ऊपर ही आ जाता है। यदि 0 से 1 के बीच में x हो तो कौन सी संख्या बड़ी होगी। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हम मान लेते हैं 0 से 1 के बीच में एक संख्या मैंने मान ली, सपोज करो 1/4। ठीक है जी, 1/4 मैंने मानी, तो इसके अंदर रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर उसे क्या करेगा 1/16 कर देगा। बटे में अगर संख्या बड़ी हो तो उसका आंसर छोटा आता है। ठीक है, ये संख्या जो है 1/4 से भी छोटी संख्या है 1/16। अगर 1/x की बात करें तो x का मान हमें पता है 1/4 था, ये पलट जाएगी रकम, मतलब 4 आ जाएगा। 1/x का मान तो 4 आया, 1/4 से तो काफ़ी बड़ा ये नंबर है। लेकिन हमें और कोई बड़ी संख्या कहीं से मिल सकती है। देखो 1/x स्क्वायर करें तो x स्क्वायर हमें पता है 1/16 है, तो 1/16 रकम पलट के 16 हो जाएगी। तो सबसे बड़ा आंसर जो आया इस थर्ड ऑप्शन से आया, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है वर्क और टाइम का। 21 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के पेपर में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन मिलता जुलता आया हुआ था। इसमें बोला गया है कि 1/3 भाग को ए जो है 5 दिन में पूरा करता है, 1/3 भाग को 5 दिन में, और बी उसे कार्य को 2/5 भाग, उस कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1/3 भाग अगर 5 दिन में है तो एक पूरा काम करने में उसे ये इधर जाके गुना हो जाएगा, कितना 15 दिन में पूरा करेगा। इसी तरीके से एक काम पूरा करने में बी जो है कितना समय लगाएगा, ये 2 से जब कटेगा तो मतलब 25 दिन हमारे पास जो है लगे
बी ने एक काम को करने में 25 दिन लगाए। ठीक है जी। तो ए और बी मिलके काम कितने दिनों में करेंगे? देखिए उसके लिए हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1/15 प्लस 1/25। ठीक है जी। एलसीएम अगर लें तो 75 एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो गया 5 प्लस में 3, 8/75। ठीक है जी। ये 1 घंटे में काम का जो है मतलब होता है जितने 1 घंटे में उसने किया। तो पूरा काम करने में टाइम जो लगा वो उल्टा करके हम निकालते होते हैं 75/8। तो ये कितने पे जाएगा 8 नीम 72, 3 बचा तो 9 सही 3/8। तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा। चाल, दूरी और समय का एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक मोटर वाहक दो शहरों के बीच की दूरी 65 किलोमीटर के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट का समय लगाता है, तो उसकी गति प्रति मिनट मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करनी है। गति का फार्मूला होता है दूरी बटे में समय। दूरी है 65 किलोमीटर, लेकिन उसे बदलना हमें मीटर में है, तो गुणा में हमने क्या किया 1000 कर दिया। ठीक है, तो 65,000 मीटर हो गया। 2 घंटे 10 मिनट को मिनट में बदले तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट, प्लस में 10 तो कितना हो गया 130 मिनट हो गया। ठीक है जी। अब इससे जो गति हमारे पास आएगी वो क्या होगी मीटर प्रति मिनट में होगी। तो ये कट गया कितने पे 500 पे। तो ये जितना आया 500 मीटर प्रति मिनट जो है बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साझेदारी का क्वेश्चन है ये अगला। ए और बी ने क्रमशः 85,000 और 15,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, तो अगर उन्हें कोई लाभ होगा 1 वर्ष बाद तो किस अनुपात में होगा? तो इनका अनुपात डायरेक्ट निकालने तो तीनों जीरो हैं तो कट जाएगी। तो अनुपात जो है 85/15, इसमें भी ये 5 पे कटेगा तो 17×5 = 85 और 5×3 = 15। ठीक है जी। तो ये 17/3 इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एक कैलकुलेशन पार्ट है क्वेश्चन में। x/x-1 + 1/x+1 इन वैल्यू को सोल्व करना है हमें। तो एक काम करते हैं हम सबसे पहले इन दो का एलसीएम लेंगे अगर, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा क्या x² - 1 मतलब a + b a - b की फॉर्म पड़ी होगी a² - b²। तो ये वैल्यू क्या होगी एलसीएम ले तो इससे ये हो जाएगा x × x+1 + 1 × में x - 1। ठीक है जी। ये टर्म हमारे पास चले रही है 2x/1 - x²। ठीक है जी। तो इसको सोल्व किया जाए तो मल्टीप्लाई करें तो x² + x + x - 1 डिवाइडेड बाय x² - 1, और यहाँ पे इसको सेम बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो -2x x² - 1। ठीक है जी। तो ये टर्म हमारे पास क्या बनी, ये टर्म हमारे पास बन गई x² - 1, फिर से एलसीएम आ गया तो ये वैल्यू बन गई x² + 2x - 1 - 2x, ये कैंसिल हो गया। इससे रहेगी वैल्यू क्या x² - 1/x² - 1। ये पूरी की पूरी टर्म सेम है तो कट गई, वैल्यू क्या आ गई 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस में से ठोस घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो भी सिमेट्री दी होती है, जैसे इसमें घन दिया हुआ है तो उसका आयतन हम निकालते होते हैं। 18 सेंटीमीटर घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब, मतलब साइड क्यूब। ठीक है। साइड क्या है, साइड क्यूब का मतलब 18 × 18 × 18। ठीक है। बटे में उससे भाग करेंगे जितने सेंटीमीटर के जो है घन काटे जाने हैं उसमें से निकाले जाने, उसका आयतन क्या हो जाएगा, वही साइड कितनी दे रखी है उसकी 3, तो 3 × 3 × 3।
तो ये कटेगा कितने पे, 6 पे, ये भी कट गया 6 पे, ये भी कट गया 6 पे। ठीक है जी, 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। अगर इसमें डायरेक्ट पुट करने लगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो तुम्हें संख्या दी गई है √3 प्लस √2, उसमें क्या करें, सबसे पहले हम हर का परिमेयकरण करेंगे ताकि क्वेश्चन जो है आसान हो जाए। हर का परिमेयकरण करने के बाद मिलने वाली संख्याओं में √3 और √2 का मान हम रख देंगे। ठीक है जी, ऊपर √3 और माइनस √2 आएगा, बटे में a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये वर्गमूल से कट जाएगा, ये पावर 2 भी वर्गमूल से कट जाएगी। √3 माइनस √2, तो 3 माइनस 2 1 हो गया। ठीक है जी, तो √3 का मान क्या है, 1.732 और इसका जो मान है 1.414। ठीक है, जब हल करेंगे आप तो आ जाएगा लगभग 0.318। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में एक कुछ सिंबल दिए गए हैं और उनसे जो है ए और बी के बीच में रिलेशन बताया गया है। हमें इससे समझना है कि रिलेशन क्या निकल के सामने आएगा। P क्रॉस क्यू मतलब P ए क्रॉस बी में मतलब क्या है, ए बी के पिता है। तो P क्रॉस क्यू का मतलब क्या होगा, P जो है क्यू का पिता है, तो ये जो है फादर है और ये सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, हमें नहीं पता अब इसके अंदर कौन है। ये ये जो P है इसका फादर है, ये बात क्लियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट कह रहे हैं उसके बाद प्लस का निशान है और R लगाया हुआ है। तो प्लस का मतलब क्या है, A प्लस बी में ए बी का भाई है, मतलब क्यू जो है R का भाई है। तो ये यहाँ से तो क्लियर हो गया क्या कि जो ये सन है, डॉटर नहीं है, ये सन है, इसका भाई है R का। अब R जो है सन भी हो सकता है, सॉरी इसका ब्रदर भी हो सकता है या फिर इसकी सिस्टर भी हो सकती है, हमें इसके बारे में अभी नहीं पता। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, R माइनस एस। R माइनस एस में मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी का पति है, मतलब आर एस का पति है। आर पति है अगर, इसका मतलब ये मेल पर्सन है, तो ये ब्रदर या सिस्टर में से क्या होगा, इसका ब्रदर होगा। तो ये दोनों तो हो गए भाई, ये दोनों तो हो गए ब्रदर। ये अगर ब्रदर और ये जो एस है इसकी आर की वाइफ है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है जी, और ये जो है फादर इसके और इसके हैं, और डब्ल्यू के एस के मतलब क्या है, फादर इन लॉ है। तो देखिए आगे अब बनता क्या ऑप्शन में, क्यू एस के पति हैं, क्यू एस के पति नहीं है, एस पी की पत्नी है, एस पी की पत्नी नहीं है, पी एस के पिता है, पी एस के पिता है लेकिन इन लॉज में है। ठीक है जी, वो इसने क्लियर कर लिया। पी एस के ससुर हैं, बिल्कुल पी एस के ससुर हैं, तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, उन अल्फ़ाबेट को सॉर्ट करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, अरेंज करके। पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उससे पिछली वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको हिंट ये दिया था कि अगर मान लो आपसे वर्ड समझ ना आए कि कौन सा वर्ड बनेगा, तो इन चारों ऑप्शन में जो ये वर्ड दिए गए हैं, ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इन्हीं अकॉर्डिंग रीअरेंज करके आप निकाल सकते हो। हार्डली 1 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन अगर जल्दी से करना हो तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्या है, दो ऑप्शन एक जैसे दिए होते हैं जिनकी स्टार्टिंग एक जैसी होती है, तो ज़्यादातर चांस, लगभग चांस, हर बार तो नहीं कहूँगा, लगभग चांस उन्हीं के ही होते हैं, उन्हीं दोनों में से किसी एक के होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले इन दोनों को ही चेक करें, तो 361 मतलब 3 से ए और 6 से यू और 1 से टी। ठीक है जी, उसके बाद 5 4, देखिए अगर थर्ड सेकंड को मैच करता हूँ तो टी ओ
आर, ऑथर, ठीक है जी। ये तो मीनिंगफुल वर्ड है, ये इसी से ही बनता है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट क्या है उसके हिसाब से हमें कंक्लूजन बताना है कि उसका सही है या नहीं। ये कह रहे हैं सभी नदियां पर्वत है, ऑल रिवर्स आर माउंटेन। चेक करें कैसे, सभी नदियां पर्वत हैं, ये रिवर्स हैं, ये माउंटेन्स हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं सभी महासागर पर्वत हैं, ऑल ओशियंस आर, ऑल ओशियंस। देखो मैंने छोटा सा हिस्सा रिवर का लिया है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ओशियन अलग हो, रिवर अलग हो, और उन दोनों के बीच में माउंटेन आता, ऊपर माउंटेन हो, मतलब सभी को घेर के खड़ा हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी एक ऑप्शन हो सकता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, ये ओशियन, ये रिवर, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए कितने डायग्राम बनाए जा सकते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ हो सकता है रिवर का डायग्राम छोटा बने, ओशियन बड़ा हो, और उसके बाद ये माउंटेन हो, ठीक है। चारों स्टेटमेंट में आप ये बात देखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रही हैं, ठीक है। ऑल रिवर्स आर माउंटेन, बिल्कुल। ऑल ओशियंस आर माउंटेन, ठीक है जी। चारों में ये कंक्लूजन बन रहे हैं, लेकिन क्या उनसे कंक्लूजन बनेगा, मतलब स्टेटमेंट्स तो बन गया, क्या कंक्लूजन बनेगा। सम रिवर्स आर ओशियंस, कुछ नदियां महासागर है, कुछ नदियां महासागर हैं। देखिए इस केस में कुछ नदियां महासागर नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग तो करेक्ट हमारी नहीं है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। कुछ पर्वत नदियां हैं, हाँ जी, कुछ पर्वत तो नदियां जरूर है, सभी माउंटेन में से जितने भी माउंटेन्स आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं उनमें से कुछ जो है नदियां जरूर हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन निष्कर्ष जो है सेकंड, कंक्लूजन सेकंड जो है हमारा करेक्ट होगा। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सन्नी एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा है, खंबे की परछाई ठीक सन्नी के दाईं ओर थी, सन्नी का मुख किस दिशा में था, हमें ये बताना है। सबसे पहले हम डायरेक्शन अगर बनाएं तो अगर इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ इस तरीके से लेकर चलें तो खंबे की परछाई सन्नी के दाईं ओर पड़ रही है, ठीक है जी। कोई भी जैसे सूरज ईस्ट से निकल रहा है तो परछाई जो है वेस्ट की तरफ है, तो जो खंबे की परछाई है वो वेस्ट की तरफ ही पड़ रही है, ठीक है जी। सन्नी जहां भी खड़ा है यहाँ खड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर सन्नी का मुंह इधर की तरफ होगा तो सन्नी का राइट हैंड इधर होगा, ठीक है जी। तो राइट हैंड में उसकी परछाई पड़ रही है तो उसका मुंह जो है साउथ की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ। तो दक्षिण, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। एक मिसिंग टर्म है इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करनी है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशंस है। 143 से 149 के बीच में देखें तो 6 का गैप है, 149 से 158 के बीच में 9 का गैप है, 158 से 170 के बीच में 12 का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आगे गैप कितना होगा, 15 का। इसका मतलब 170 और 15 कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन गुरुवार है, मतलब 4 तारीख को थर्सडे है, ठीक है जी। 4 तारीख को थर्सडे वो कह रहे हैं। उसी वर्ष के अगले महीने का दिन क्या होगा। देखिए मार्च में हम जानते हैं 31 दिन होते हैं, और अप्रैल अगला महीना तो उसमें 30 दिन होते हैं, ठीक है जी। लास्ट दिन हमें बताना है, अंतिम दिन क्या था, ठीक है जी। अंदाजा लगाएं, 4 और 7 11, 11 को भी वीरवार होगा। उसके बाद 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 7 32,
मतलब 31 प्लस 1 मतलब 1 अप्रैल को फिर से थर्सडे आ गया, 8 तारीख को फिर से थर्सडे, 15 तारीख को फिर से थर्सडे, 22 तारीख को फिर से थर्सडे, 22 और 7 29 अप्रैल को फिर से थर्सडे। ठीक है जी, तो 30 अप्रैल को क्या बनेगा हमारा, फ्राइडे बनेगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर इसका बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ MNO उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं उसी क्रम में हो। जेड एक्स और एन के बिल्कुल बीच में बैठा है। देखो जेड एक्स और एन के बिल्कुल बीच में बैठा है। अब ये भी हो सकता है कि जेड एक्स और एन के बिल्कुल बीच में ऐसे बैठा हूँ। देखिए कौन सा केस सही है। एम किनारे पर नहीं है, वाई एन के ठीक दाएं है, एन के दाईं ओर है, एन के दाईं ओर तो ये होगा, एन का दाईं ओर यहाँ पे तो जो जेड बन रहा है इसका मतलब ये तो हमारा केस नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओ दाएं किनारे पर नहीं है, ओ इस साइड नहीं है तो इस साइड हो सकता है, लेकिन एम किनारे पर नहीं है, इसका मतलब ओ किनारे पर है, फिर बारी एम की आती है। तो कह रहे हैं एम के पड़ोसी कौन है, एम के पड़ोसी कौन हुए, ओ और एक्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर इसका बनेगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कोडिंग का। वियतनाम को किसी कोड में लिखा गया है, वियतनाम के लिए जो कोड है वो कुछ इस टाइप का है। इसको अगर ध्यान से देखें तो V के बाद W सही है, I बीच में J और आना चाहिए, J के मतलब एक स्किप करके लिखा है EFTUVNOABCMN। तो ये कह रहा है कि ब्रिटेन किस तरीके से लिखा जाएगा इसी कोडिंग में। देखिए ये तो B के बाद क्या आ जाएगा, C, और एक स्किप करके लिखना है RSTIJTUVABIJK और N और O। ठीक है जी, अब देखिए कौन सा आंसर इसके साथ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के मैंने आपके सामने सारे सॉल्यूशन रख दिए। ठीक है जी, अगर आपको अच्छे लगे हैं, समझ भी आए हैं, तो अब हमारी वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं आगे आने वाली नई वीडियोस की, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।